1 जनवरी 1948 जब पूरी दुनिया आजादी के बाद का पहला नया साल मना रही थी, तब झारखंड के खरसावा में आजाद भारत का सबसे बड़ा और विभत्स नरसंहार हो रहा था। उड़ीसा मिलिट्री पुलिस की स्टेन गन से निकली गोलियां आदिवासियों के सीने को छलनी कर रही थी। ये खूनी दास्तान है खरसावा गोलीकांड की, जिसे समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आजाद भारत का जालियांवाला बाग गोलीकांड की संज्ञा दी थी। हालांकि जालियांवाला बाग कांड के जनरल डायर को तो सब जानते हैं, मगर खरसावा गोलीकांड के जनरल डायर का पता आज तक नहीं चल सका। सरकारी आंकड़ा कहता है कि इस गोलीकांड में महज 35 मौतें हुई, लेकिन इतिहासकार और चश्मदीदों की माने तो ये आंकड़ा 2000 के पार था। यानी ना तो आज तक खरसावा गोलीकांड के शहीदों का असल संख्या पता चल सका और ना ही उन्हें उचित सम्मान मिल सका। आज करीब 78 सालों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसी फाइल खोल दी है जिसने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उनका ऐलान है कि हम खरसावा गोलीकांड के गुमनाम शहीदों को ढूंढ निकालेंगे और उनके वंशजों को सम्मानित भी करेंगे। मगर कैसे? जिन लाशों को कुओं में डालकर उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी, जिनके मुर्दा शरीरों को जलाकर राख कर दिया गया, जिनके शवों को दूर दराज के जंगलों में जानवरों के हवाले कर दिया गया और जिनकी शहादत का आज तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे ढूंढ निकालेंगे? क्या ये वाकई मुमकिन है या महज एक दांव है जिसे मुख्यमंत्री आदिवासी सेंटिमेंट को अपने पाले में करने के लिए खेल रहे हैं? अगर शहीदों की पहचान संभव है तो कैसे? चिन्हितीकरण की क्या प्रक्रिया होगी? आखिर झारखंड अलग राज्य गठित होने के 25 सालों के बाद ही इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? अब तक क्या क्या प्रयास हुए? क्या गोलीकांड के शहीदों को वाकई न्याय मिल पाएगा या फिर ये सब कुछ भाषणबाजी तक ही सिमट कर रह जाएगा? ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा खरसावा गोलीकांड का वो खूनी इतिहास जो आज भी शायद बहुत कम लोगों को पता है और जिसकी परतें आज भी खुलनी बाकी हैं। तो चलिए आज के इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इन तमाम पहलुओं पर बिल्कुल विस्तार से बात करते हैं। दस्तावेजों और इतिहास की परतों को उलटकर सच को गहराई से समझते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी लंबी जरूर होगी, इसमें इतिहास से लेकर अब तक के प्रयासों और भविष्य की संभावित कोशिशों पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को जोहार, नमस्कार। मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल खरसावा गोलीकांड की जड़ें आजादी के तुरंत बाद रियासतों के एकीकरण की उस जटिल प्रक्रिया में छिपी थी जिसे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के तत्कालीन सचिव वीपी मेनन लीड कर रहे थे। वीपी मेनन को सरदार पटेल का दाहिना हाथ कहा जाता था। दोनों के ऊपर जल्द से जल्द हिंदुस्तान की बिखरी पड़ी रियासतों को एक संघीय ढांचे में तब्दील करने का दबाव था। खरसावा और सरायकेला जैसी रियासतों को भौगोलिक रूप से उस वक्त के बिहार, जिसका हिस्सा अब झारखंड में है, उससे घिरे होने के बावजूद उड़ीसा में विलय करने का फैसला लिया गया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अनुज सिन्हा अपनी किताब शोषण, संघर्ष और शहादत में बताते हैं, विलय की प्रक्रिया के अनुसार 1 जनवरी 1948 को सत्ता सौंपी जानी थी। इस बीच विलय के विरोध में आंदोलन शुरू हो चुका था। उन दिनों झारखंड क्षेत्र के बड़े नेता थे जयपाल सिंह मुंडा। उन्होंने खरसावा के उड़ीसा में विलय का विरोध किया था। वे दूरदर्शी थे, जानते थे कि अगर बिहार में विलय होता है तो एक ना एक दिन झारखंड राज्य के बनने पर खरसावा झारखंड का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर खरसावा का विलय उड़ीसा में हो गया तो उसे फिर से झारखंड में शामिल कर पाना असंभव होगा। आदिवासियों के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान पर प्रहार था। वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त की किताब कहानी झारखंड आंदोलन की में जिक्र है कि उस समय मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने नारा दिया था, झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, यानी झारखंड हमारा है, उड़ीसा का शासन नहीं चलेगा। अब आता है वो दिन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 1 जनवरी 1948 खरसावा के हाट मैदान में 50,000 आदिवासियों की भीड़ जुटी थी। लोग अपने पारंपरिक हथियारों,
तीर धनुष और टांगी के साथ पहुंचे थे, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा थे, न कि किसी युद्ध की तैयारी के लिए। भीड़ में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे, जो मीलों पैदल चलकर या दूर दराज के इलाकों से ट्रेन के माध्यम से केवल अपने नेता जयपाल सिंह मुंडा को सुनने आए थे। विडंबना ये रही कि जयपाल सिंह मुंडा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उस दिन खरसावां नहीं पहुंच सके। नेतृत्व के इस शून्य ने भीड़ को अधिक बेचैन कर दिया। हालांकि स्थानीय नेताओं ने शांति बनाए रखने का प्रयास किया। भीड़ ने राजमहल की ओर कूच किया और राजा को ज्ञापन सौंपा। राजा ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा कि वे अब नाम के शासक रह गए हैं और सारी शक्तियां उड़ीसा सरकार के पास चली गई हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे जब भीड़ हाट मैदान में पुनः एकत्रित हुई तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उड़ीसा के पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को तितर बितर होने का आदेश दिया, लेकिन 50,000 की भीड़ के लिए उस छोटे से मैदान से तुरंत निकल पाना असंभव था। इस बीच बिना किसी ठोस चेतावनी या हवाई फायरिंग के उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने स्टेन गनों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। बेतहाशा, बेहिसाब, बेइंतहा ये गोलीबारी करीब आधे घंटे तक बेलगाम चलती रही, बिना रुके। अपनों के हाथों अपने ही मरते रहे। जहन में एक ही सवाल था, क्या यही दिन देखने के लिए आजादी मिली थी? एक ही मिट्टी, एक ही देश, फिर भी उड़ीसा मिलिट्री पुलिस का व्यवहार जनरल डायर के सैनिकों जैसा प्रतीत हो रहा था। स्टेन गन से निकलने वाली गोलियों के गति और तीव्रता के सामने आदिवासियों के पारंपरिक तीर धनुष निरर्थक थे। लोग गिरते जा रहे थे, गोलियां उनके सीने से आर पार हुई जा रही थी। बचने के लिए कई लोग जमीन पर भी लेट गए, लेकिन हत्यारी पुलिस ने उन्हें भी नहीं बख्शा। बर्बरता का आलम यह था कि पेड़ों पर चढ़े लोगों को भी चुन चुन कर गोलियों से भून दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा की किताब शोषण, संघर्ष और शहादत इस बात का गवाह है कि उस दिन मानवता को शर्मसार किया गया था। जब पुलिस ने फायरिंग रोकी तो चारों ओर शव बिखरे पड़े थे। घटनास्थल के पास एक विशाल कुआं था। उड़ीसा पुलिस के जवानों ने लाशों को कुओं में डालना शुरू कर दिया और उन बेजान पड़ी लाशों पर मिट्टी डाल दी। मरने वालों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कुआं शवों से भर गया तब लाशों को ट्रकों पर लाद कर जंगलों में ले जाया गया। कुछ को ऐसे ही फेंक दिया गया और कुछ को जमीन में गाड़ दिया गया। पुलिस ने कुछ शवों को बड़ी ही निर्ममता से जला भी दिया ताकि मृतकों की असल संख्या का पता कभी ना चल सके। यहाँ तक कि घायल लोग रात भर जाड़े की ठंड में पानी के लिए तड़पते रहे, लेकिन उन्हें डॉक्टरी मदद तक नहीं दी गई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब साक्ष्यों को मिटाने की इतनी संगठित कोशिश हुई थी तो 78 सालों के बाद शहीदों की पहचान कैसे होगी? और आखिर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी दूसरी पाली में इतना बड़ा बीड़ा क्यों उठाया? इस पर सत्ताधारी दल झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेता गुरुजी शिबू सोरेन रहे। गुरुजी के बाद आदिवासी मूलवासियों ने उनके बेटे हेमंत सोरेन को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनसे लोगों को उम्मीद है न्याय की, सम्मान की, आदिवासी अस्मिता की रक्षा की। सरकार की पहली पाली में तो महागठबंधन में टूट और फिर नेतृत्व का संकट मंडराता रहा, जिससे बहुत से वादे अधूरे रह गए थे। दूसरी पाली में झारखंडी जनता के विश्वास को जीतने के बाद अब समय आ गया है उन्हें किए वादे को हम पूरा करें। इसी कड़ी में खरसावां गोलीकांड के असंख्य शहीदों को चिन्हित कर उनके वंशजों को हम सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार इसका उद्देश्य उन परिवारों को उचित सम्मान, मान्यता और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना है जिन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सुप्रियो मानते हैं कि यह काम अवश्य ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव कतई नहीं। उनका तर्क है कि अयोध्या में राम मंदिर जैसे पौराणिक मामले में सुनवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट न्याय कर सकता है, तो उसकी तुलना में 1948 की घटना तो कल परसों जैसी ही घटना है। लेकिन असल सवाल यह है कि यह संभव होगा कैसे? खरसावां गोलीकांड के शहीदों के चिन्हितीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि खरसावां के वीर शहीदों को सम्मानित करने के लिए विशेष आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड जज, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। ये आयोग सभी दस्तावेजों, अभिलेखों और स्थानीय परंपराओं के आधार पर शहीद परिवारों की पहचान करेगा। सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि वंशजों के सहारे शहीदों की पहचान की जाएगी।
उनका तर्क है कि शहीद भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वंशज तो जिंदा होंगे जिन्हें अपने पूर्वजों के शहादत के बारे में मालूम होगा। यही संकलन का आधार बनेगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा एक कदम आगे बढ़कर शहीदों की पहचान के लिए बकायदा एक बहुत ही व्यवहारिक ब्लूप्रिंट भी पेश करते हैं। उनका कहना है कि घटना के 10 दिन बाद 11 जनवरी 1948 को जयपाल सिंह मुंडा ने चाईबासा में एक खरसावा गोलीकांड राहत कोष बनाया था। इस कोष में जयपाल के अलावा मिश्री लाल जैन और हरिचरण सोय जैसे नेता शामिल थे। सिन्हा का तर्क है कि अगर जयपाल सिंह ने राहत कोष का गठन किया था तो जाहिर तौर पर उन्हें यह भी मालूम होगा कि किन्हें राहत पहुंचाना है, कौन इस घटना में शहीद हुए थे। अगर इस कमेटी के पुराने दस्तावेज या रसीदें मिल जाएं तो उन परिवारों का पता चल सकता है जिन्हें उस वक्त मदद की गई थी। यहां तक कि अगर कमेटी के 3 में से किसी एक के भी घर से कुछ दस्तावेज मिल जाएं तो बहुत सी परतें खुल सकती हैं। अनुज सिन्हा के अनुसार शहीदों के चिन्हितीकरण के लिए उस दौर में संभावित रूप से छपने वाली आदिवासी महासभा की मैगजीन का भी सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा आदिवासी समाज की ओरल हिस्ट्री यानी मौखिक कहानियों, पारंपरिक मानकी मुंडा व्यवस्था और 1932 के खतियान के आधार पर वंशावलियों का मिलान करके उन अनाम शहीदों तक पहुंचा जा सकता है जिनके पूर्वज उन दिन घर पर नहीं लौटे थे। अनुज सिन्हा ने चिन्हितीकरण की प्रक्रिया के बारे में अपना सुझाव पेश करते हुए एक खत का भी जिक्र किया जो सरदार पटेल ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस वक्त लिखा था। इस लेटर में उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा के प्रभाव को कम करने की बात कही थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस लेटर में सरदार पटेल ने खरसावा गोलीकांड पर संबलपुर के रीजनल कमिश्नर नागेंद्र सिंह की जांच रिपोर्ट का भी हवाला दिया था, जो यह संकेत देता है कि गोलीकांड की जांच हुई थी और एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, मगर आज तक इस जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं हो सका। अगर कहीं से इस जांच रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो शायद शहीदों की पहचान करना आसान हो जाएगा। हालांकि इन सब के इतर अनुज सिन्हा ये भी मानते हैं कि चिन्हितीकरण के दौरान फर्जी दावे, उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग और संख्या के साथ साथ शहीदों के नामों की पहचान करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि शहीदों की पहचान के लिए अब तक क्या क्या प्रयास हुए। इस पर खरसावा से जेएमएम विधायक दशरथ गगराई ने इस बार शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा के दौरान बताया था कि साल 2014 में विधायक बनने के बाद उन्होंने विधानसभा में न्यायिक आयोग गठन करने की मांग उठाई थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जांच आयोग का गठन किया, जिसमें 2 शहीदों खरसावा के महादेव बूटा और कुचाई के बाइडी निवासी सिंगराय बोदरा को चिन्हित कर उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी गई थी। हालांकि वर्ष 2017 में कुछ घटनाओं के बाद शहीदों के चिन्हितीकरण की प्रक्रिया रुक गई थी। वहीं इस संबंध में हमने विपक्षी दल भाजपा का भी पक्ष जानना चाहा, लेकिन पार्टी लगातार इस पर अपनी टिप्पणी करने से बचती दिखाई दी। बहरहाल एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो खरसावा झारखंड के सीने पर वो घाव है जो आज भी हरा है। अगर सरकार की मंशा साफ हो और वह केंद्र और उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उन पुरानी फाइलों को खंगालती है तो यह ऐतिहासिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। ये सिर्फ वंशजों को सम्मानित कर मुआवजा देने भर सीमित नहीं है, बल्कि बात उस सम्मान की भी है जो उन आदिवासियों को मिलना चाहिए था जिन्होंने आजाद भारत की पहली सुबह को अपने लहू से सींचा था। हेमंत सोरेन इसे इतिहास संरक्षण अभियान के तौर पर देखते हैं। उम्मीद है कि यह विशेष आयोग सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खरसावा की मिट्टी में दबे उन सच को बाहर निकाल लाएगा जिसे दुनिया आजाद भारत का जालियांवाला बाग कहती है।